कल हम सब बल देख लिए थे, बल के प्रभाव देख लिए थे, और फिर बल का प्रकार देखे थे। कौन कौन सा? संतुलित बल और असंतुलित बल। आज एक और बल का प्रकार देखेंगे। हालांकि तुमको बोले कि जब हम सब पिछले क्लास में पढ़ रहे थे तो बल के प्रकार में दो बल था, संपर्की बल और असंपर्की बल, और वहां हमको संपर्की बल के उदाहरण में घर्षण बल पढ़ने का मौका मिला था। यहाँ उसी घर्षण बल को हम सब आज फिर से पढ़ेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल। क्या होता है घर्षण बल? कुछ आइडिया है? क्योंकि चर्चा तो बार बार हुआ है, बताओ क्या होता है घर्षण बल? कोई नहीं? क्या होता है घर्षण बल? देखो, तुम इमेजिन करो कि तुमको मिट्टी पर चलना हो, फिर टाइल्स पर चलना हो, और फिर एक टाइल्स ऐसा हो जिस पर पहले से तेल गिरा हुआ है, उस पर चलना हो। सबसे ज्यादा मुश्किल कहाँ चलना होगा? टाइल्स नहीं गिरा है, टाइल्स के ऊपर तेल गिरा हुआ है, सबसे मुश्किल उस पर होगा। क्यों? फिसलेगा। क्यों फिसलेगा? तो समझना, दुनिया में जितनी भी सतहें हैं, कोई भी सतह एकदम सपाट नहीं है, मतलब एकदम प्लेन नहीं है। हर सतह जो है वो थोड़ी सी, कोई ज्यादा कोई कम, लेकिन खुरदरी है। समझ रहे हो? सतह कि जो सतह है वो सारी सतह क्या है? खुरदरी है। कोई कम खुरदरी है, कोई ज्यादा। जैसे मिट्टी है तो वहां तुम अनुमान भी लगा सकते हो कि हाँ गड्ढा ज्यादा होगा, उबड़ खाबड़ ज्यादा होगा। टाइल्स में वो चीज प्लेन हो जाता है, और उस टाइल्स पर तेल डाल दिए तो ये जो खुरदरी सतह है इसमें तेल भर गया। तेल भर गया तो जो खांचा होना था वो खांचा घट गया, साइज उसका कम हो गया। तो उस सूरत में जब तुम चलोगे तो तुम तो चप्पल पहने हो, या तुम खाली पैर भी हो, तब भी तुम्हारा जो सोल है, चाहे चप्पल का हो या पैर का हिस्सा हो, वो भी पूरा सपाट नहीं है। तो वो इस खांचे में आके फंस जाता है। समझ रहे हो? इस खांचे में फंस जाता है, और तुम्हारा पैर फिसलता नहीं है, तो तुम चल पाते हो। पर तेल भर दिया गया इस खांचे में। अब तुम जब ऊपर से पैर रखोगे तो क्या पूरी तरह से तुम खांचा में एडजस्ट कर पाओगे अपने पैर को, या तुम्हारा सोल एडजस्ट होगा? नहीं, तो वहां पैर फिसलना तय है। अब यही जो खांचे में फंस रहा है तुम्हारा पैर, खांचे में जो फंस रहा है, तो हर ऑब्जेक्ट के साथ ये होता है। जमीन पर तुम एक बड़ा सा बक्सा रखो, या एक टेबल के ऊपर तुम बक्सा रखो, नियम यही है कि टेबल का सतह भी खुरदरा है और बक्से का सतह भी खुरदरा है, दोनों आके फंस गया। तो तुम अगर इस बक्से को इस तरफ धकेलना चाहते हो तो टेबल के खांचे में जो फंसा हुआ है, तो एक तरह से टेबल जो है वो इस तरफ बल लगाता है, इस तरफ जोर लगाता है। समझ रहे हो? ये ऑब्जेक्ट, ये वस्तु इधर गति करना चाह रहा था, और ये जो है, 2 मिनट, ये जो है इस तरफ गति कर रहा था। तो ऐसे में क्या हुआ? इसका, ये जो टेबल का सतह है, वो इसके गति का विरोध किया, और विरोध करने के लिए जो बल इस जगह पर लगाया गया, उसी बल को नाम दिया गया घर्षण बल। बात समझ में आई? विरोध करने के लिए जो बल लगाया गया, उसी बल को हम क्या बोले? घर्षण बल। दिक्कत है? बात समझ में आया? जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर गति करती है, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर गति करती है, तो दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर इसके गति के विपरीत दिशा में एक बल लगाती है, एक बल कार्य करता है, उसे हम घर्षण बल कहते हैं। समझ में आया? यानी वह बल जो किसी वस्तु के गति का विरोध करता है, उसको क्या बोलते हैं? घर्षण बल। घर्षण बल किस दिशा में लगता है? तो वस्तु के गति के विपरीत दिशा में। बात समझ में आई? घर्षण बल किधर लगेगा?
वस्तु के गति के विपरीत दिशा में, यही है घर्षण बल। कोई दिक्कत? तो परिभाषा तो हम सब वैसे ही लिखेंगे कि जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर गति करती है तो दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर उसके गति के विपरीत दिशा में एक बल लगाया जाता है, जिसे हम घर्षण बल कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ घर्षण बल एक बल ही है, इसलिए इसका भी जो मात्रक होता है वो क्या होता है? SI मात्रक न्यूटन। कोई भी बल होगा, अगर बल लगा हुआ है तो मतलब उसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा। मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा। अब सवाल है कि घर्षण बल से हमको फायदा होता है या नुकसान? घर्षण बल से लाभ है या हानि? क्या बताओगे, लाभ है या हानि है? दोनों है, लाभ भी है और कुछ केस में लाभ है और कुछ में है हानि। ये है पहली वस्तु, देखना, ये है पहली वस्तु, ये है दूसरी वस्तु। पहली वस्तु किस तरफ गति करना चाह रही है? इस तरफ, समझ रहे हो ना? तो दूसरी वस्तु जो है गति के विपरीत दिशा में एक बल लगाएगी, इस दिशा में एक बल लगाएगी। क्यों? क्योंकि सतह जो है वो कैसा है? खुरदरा है। तो इसी बल को, दूसरी दिशा में जो ये बल लगा रही है, इसी बल को हम क्या बोलेंगे? घर्षण बल। हाँ, इसको बना लेना। बॉक्स के बाहर लिख लेना, जरूरी नहीं कि बॉक्स के अंदर ही लिखना है। ये जो विपरीत दिशा में एक बल काम कर रहा है, इसी बल को क्या नाम दिया गया है? घर्षण बल। हाँ, एक वस्तु बड़ा सा मान लो टेबल है, ये उसके ऊपर एक वस्तु रखा हुआ है, ईंट होगा, किताब होगा, कुछ भी होगा, उसको हम धक्का मारेंगे इस ओर गति करने के लिए, और उस सूरत में ये जो है उसके गति का विरोध करेगा। तो विरोध करने वाला जो बल है वही बल क्या कहलाएगा? घर्षण बल। ठीक है, इसको हम लिख ही रहे हैं। घर्षण बल का SI मात्रक न्यूटन। बल है, कोई भी बल होगा तो उसका SI मात्रक न्यूटन ही होगा। घर्षण बल सदैव गति के विपरीत दिशा में कार्य करती है। बस यही कर दो। इसमें 2 ही एरो है। देखिए सब, घर्षण बल सदैव गति के विपरीत दिशा में कार्य करती है। अब बात करो घर्षण से लाभ या हानि की। तो लाभ कब कब है घर्षण से? घर्षण से लाभ अगर पूछा जाए तो क्या क्या जवाब दोगे? घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं, घर्षण नहीं होगा तो फिसल जाएंगे। ठीक है, हाँ, घर्षण के कारण ही हम किसी चीज को पकड़ पा रहे हैं, नहीं तो हाथ से क्या होगा? फिसल जाएगा। दूसरा, तीसरा, घर्षण के कारण ही वाहनों में, कोई भी वाहन हो, ब्रेक लगता है। अगर घर्षण नहीं होगा तो ब्रेक नहीं लगेगा। मालूम ही है, साइकिल देख लो या कोई और गाड़ी देख लो, ब्रेक लगता है सिर्फ और सिर्फ घर्षण के कारण। तो 3 फायदा हुआ। 1-2 फायदा और है। क्या? घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। याद करो, कॉपी पर अगर तेल गिर जाए उसके बाद क्या तुम पेन से उस पर लिख पाओगे? पेन चलेगा ही नहीं, क्योंकि घर्षण वहाँ क्या होता है? बहुत कम हो जाता है। घर्षण शून्य कभी नहीं हो सकता है। अभी बात करेंगे, वहाँ बताएंगे कि घर्षण कभी भी क्या हो? शून्य नहीं हो सकता है। बहुत कम हो सकता है लेकिन शून्य नहीं हो सकता है। तो घर्षण अगर कम हो जाए तो हम लिख नहीं पाएंगे। मतलब साफ है कि घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। चौक से लिखे, पेन से लिखे, जैसे भी लिखे, घर्षण के कारण ही हम लिख पा रहे हैं। और कुछ?
और कुछ याद आ रहा है? लिखना, चलना, पकड़ना, वाहनों में ब्रेक लगना, और थोड़ा बहुत कुछ। चलो तत्काल मेरे भी दिमाग में अब कुछ नहीं है। ये हो गया घर्षण का फायदा। अब घर्षण का नुकसान क्या है? किसी वस्तु को रोक सकते हैं। रोकना जरूरत के अनुसार फायदेमंद ही है ना। ब्रेक लगाना वही हो गया ना। हाँ, अब घर्षण से नुकसान क्या क्या है? सोचो ना, सोचने वाली बात है। सबसे पहले तो महीना 2 महीना पे हमको चप्पल खरीदना पड़ता है। क्यों? घिस जाता है। तो घर्षण के कारण चप्पल घिसता है। घर्षण के कारण वाहन के टायरों का घिसना, घिसता है कि नहीं घिसता है? घर्षण के कारण मशीन के कल पुर्जों का यानी पार्ट पुर्जों का घिस जाना, घिसता है कि नहीं? तो 3 चीज तो घिसाई वाला हो गया, चप्पल घिसा, टायर घिसा और मशीन का पार्ट पुर्जा घिस गया। इसके अलावा और नुकसान, घर्षण के कारण साइकिल चलाने पर हमें बार बार पैडल मारना पड़ता है। कितना अच्छा होता, एक बार पैडल मारते और फिर जहां जाना होता चले जाते। लेकिन घर्षण ही है जिसके कारण बार बार क्या करना पड़ता है? पैडल मारना पड़ता है। क्यों? चक्का जो है सड़क पर जब घूमता है तो सड़क के साथ घर्षण उत्पन्न करता है और फिर उस कारण से बार बार धीरे होता है तो हमको फिर पैडल मारना पड़ता है। तो साइकिल चलाने के लिए बार बार पैडल मारना पड़ता है। तो ये सब क्या है? घर्षण का नुकसान। तो फायदा और नुकसान पिछले क्लास में भी पढ़े हैं पहले बहुत बार, तो इस बार हम सब उसको लिखने नहीं जाएंगे। घर्षण के फायदे या नुकसान पर बात नहीं करेंगे। तो गैलीलियो ने क्या कहा कि वस्तु अपनी पुरानी अवस्था में रहना चाहता है। उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक निष्कर्ष निकाला कि मान लो एक कुछ इस तरह का मेरे पास शेप है और इस जगह से हम किसी गेंद को छोड़ते हैं तो गेंद यहाँ से चलने के बाद ठीक इसी ऊंचाई तक आएगा और फिर यहाँ से वापस लौट जाएगा, क्योंकि जिस ऊंचाई पर था ये उसी ऊंचाई को प्राप्त करना चाह रहा है। वस्तु अपनी पुरानी स्थिति में रहना चाहता है, पुरानी स्थिति में इस ऊंचाई पर था, अगर इसको छोड़ता है तो सामने उस ऊंचाई तक जाता है और वापस आ जाएगा। अब उसने क्या किया, इसी को कुछ इस तरह के एक्सपेरिमेंट से समझाया कि इस ऊंचाई पर है, यहाँ से इसको छोड़ा गया तो ये लुढ़कता हुआ ये नहीं देख रहा है कि कितनी दूरी तय कर रहे हैं, वो बस ये देख रहा है कि हमको वो ऊंचाई प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है। देख लो दूरी ज्यादा तय किया ना, फिर लौट के वो वापस आएगा। जिस ऊंचाई से छोड़ा गया उस ऊंचाई पर गया और फिर लौट के वापस। फिर एक और एक्सपेरिमेंट में वो इस चीज को सीधा कर दिया, यहां से छोड़ा गया गेंद, अब क्या होगा गेंद, कोई बताएगा? ये इसी रास्ते में जाता रहेगा इस उम्मीद में कि ये ऊंचाई उसको कहीं आगे जाके मिलेगा, ये कभी रुकेगा ही नहीं। पर कंडीशन है कि उसके लिए ये तीनों सतह फ्रिक्शनलेस, घर्षण रहित होना चाहिए, जरा सा भी घर्षण नहीं होना चाहिए। गेंद लुढ़केगी तो एक तो हवा इसका विरोध करेगा, तो हवा का घर्षण अलग है, सतह का घर्षण अलग है। तो ये एक्सपेरिमेंट केवल उनके कहने भर की बात थी, इसको दिखाया नहीं जा सकता था। क्यों? क्योंकि कोई भी सतह कभी भी घर्षण रहित नहीं हो सकता है। जो कहोगे कि शून्य घर्षण वाला सतह बना दे तो ये संभव, इसी कारण से ऐसा हुआ कि एक्सपेरिमेंट बस कहने के लिए रह गया कि अपनी पुरानी ऊंचाई को प्राप्त करना चाहता है। और जब इसी जानकारी को न्यूटन को, यही जानकारी न्यूटन के हाथ में आया तो उसने न्यूटन की गति का पहला नियम बनाया और पहला नियम जड़त्व का नियम कहलाया। पहले नियम में क्या है, इसी से मिलता जुलता है कि वस्तु अपनी विरामावस्था, विरामावस्था मतलब, तो वस्तु अपनी विरामावस्था अथवा एक समान गति की अवस्था, यानी चल रहा है तो चलते रहने वाला अवस्था, वस्तु अपनी विरामावस्था अथवा एक समान गति की अवस्था तब तक बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो। यानी जब तक हम बाहर से कोई चीज रुका हुआ है, कब तक रुका रहेगा? जब तक हम उसको बाहर से कोई बल नहीं लगाते हैं। बल नहीं लगाएंगे तो क्या ये चलने लगेगा अपने? तो बाहर से इसको बल मिलेगा तभी ये आगे बढ़ेगा। और कोई चलता हुआ वस्तु है तो वो चलता ही रहेगा, कब तक? जब तक उस पर बाहर से कोई बल ना लग जाए। चल रहा है चलता रहेगा, यहाँ बोला गया ना, चलता रहेगा।
लेकिन उस पर बाहर से एक बल लगता है, हम लगाए चाहे ना लगाए, वो है घर्षण बल। इसलिए गेंद कुछ दूर लुढ़क कर रुक जाती है, क्योंकि एक बल उस पर हमेशा काम कर रहा होता है। तो इसलिए अगर घर्षण को ध्यान से निकाल दे तो कहा जा रहा है कि कोई वस्तु अपनी पुरानी अवस्था यानी विरामावस्था अथवा एक समान गति की अवस्था तब तक बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो। बाहर से बल लगेगा तभी वो अपनी अवस्था बदलेगा, विरामावस्था से गति में आएगा या गति से विराम में आएगा। ये है न्यूटन की गति का पहला नियम। समझ में आया? अब इस नियम का हम सब उपयोग कहाँ कहाँ देखते हैं, कहाँ कहाँ फील होता है? तो सबसे पहला उपयोग फील होता है तुम लोगों को तब जब तुम सब बस में बैठे होते हो और बस चलते चलते अचानक ब्रेक मारता है। क्या होता है? क्या आगे की ओर झुकते हो? गाड़ी चल रही है, अचानक ब्रेक लगे तुम आगे की ओर झुकते हो। ठीक इसके विपरीत अगर गाड़ी रुकी हुई है और अचानक चलना शुरू कर दे तो तुम पीछे की ओर झटका खाते हो। तो पीछे की ओर झटका खाने वाला एहसास होता है तुम सबको? क्योंकि बस में तो पीछे सीट होता है, अगर सीट पे टिके हुए हैं तो एहसास नहीं होगा। हाँ, बाइक पर बैठे हुए हैं, पीछे अचानक बाइक बढ़ जाए तब थोड़ा सा पीछे की ओर झटका खाते हैं, तो झटका महसूस होता है। क्यों होता है? तो देखो बस चल रही थी, बस के साथ मेरा शरीर भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन बस अचानक ब्रेक लगाता है तो बस तो रुक गया, पर मेरा शरीर जड़त्व के कारण, इसी नियम के कारण कि हम जैसा है वैसा ही रहेंगे, उसी नियम के कारण क्या हो रहा है? शरीर अभी भी आगे बढ़ रहा है। अब होता क्या है कि बस रुकी, बस के संपर्क में मेरा पैर है, या हम सीट पर बैठे हुए हैं तो कमर तक का हिस्सा बस के संपर्क में है, तो कमर तक का हिस्सा तो बस के साथ रुक गया, लेकिन कमर से ऊपर का हिस्सा अभी भी गति में है। तो बस अपनी जगह रुक गया, हम गति में है तो हम आगे की ओर झुक गए। आया बात समझ में? आया ना? वही ठीक इसके उलट होता है जब हम गाड़ी पर बैठे होते हैं और रुकी हुई बस अचानक चलना शुरू कर दे, क्या होगा? बस रुका हुआ था तो पूरा शरीर मेरा रुका हुआ था, अचानक बस चलना शुरू किया तो बस के संपर्क में मेरे कमर का हिस्सा है, सीट पर हम बैठे हो, पैर बस के फर्श पर हो, तो कमर के नीचे का हिस्सा बस के साथ अचानक गतिशील हो गया, लेकिन कमर के ऊपर का हिस्सा तो अभी भी रुका हुआ है। नतीजा क्या होगा? वो अपनी पुरानी स्थिति में पिछले जगह पे छूट जाएगा, बाकी शरीर आगे बढ़ जाएगा, तो हम पीछे की ओर झुक जाएंगे। बात समझते हो? यही कारण है कि जब बस के छत पे किसी सामान को रखा जाता है तो उसको रस्सी से बांधा जाता है, क्योंकि बांधा नहीं जाएगा तो जड़त्व के कारण, बस चल रहा है तो जड़त्व के कारण सामान भी गति में है, अचानक बस ब्रेक मारेगा, सामान आगे की ओर लुढ़क जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये सब एप्लीकेशन, ये सब चीज़ें कहाँ नज़र आ रही है? न्यूटन के गति के पहले नियम के अनुसार। तो पूछा जाता है कि अचानक जब किसी बस में ब्रेक लगाया जाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? तो जवाब दे लोगे? हो जाएगा ना? आया ना? तो चलो अब हेडिंग दो। गति का पहला नियम दे दिया। पहला सवाल लिखो, जड़त्व किसे कहते हैं? जड़त्व किसी पदार्थ का, जड़त्व किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण, जड़त्व किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था, ये तो विराम अवस्था लिख सकते हो, अगर विरामावस्था लिखना है तो विरामावस्था मिला दिए, विराम और अवस्था मिला के बन गया विरामावस्था, जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए रखना चाहती है। अवस्था
को बनाए रखना चाहती है, अवस्था को बनाए रखना चाहती है। नीचे एरो देख के लिखो, जड़त्व दो प्रकार के होते हैं। पहला विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व, पहला नंबर हो गया विराम का जड़त्व। दूसरा गति का जड़त्व। अब इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। विराम का जड़त्व बोलने का क्या मतलब है कि वस्तु रुका हुआ है तो वो चाहेगा कि वो हमेशा रुका रहे। और गति के जड़त्व का क्या अर्थ हो गया कि वस्तु गति में है तो हमेशा गति में रहना चाहेगा। यही है विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। अब है गति का पहला नियम। आज लिखोगे कल लिखोगे? कल लिखोगे। नियम आज लिख लेते तो अनुप्रयोग कल लिखते हैं। हाँ समझ? कल नहीं आएगा समझ में, आज आ जाएगा। मन तो हो रहा है 5 मिनट लगेगा, यहीं लिख ही लो। लिखो, सवाल लिखो, गति के पहले नियम को लिखे, बस आखिरी क्वेश्चन है। और जवाब में होगा गति के पहले नियम के अनुसार कि कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था सीधी रेखा में, सरल रेखा में तब तक बनाए रखती है जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य ना करे। बाह्य असंतुलित बल कहने का क्या मतलब है? देखो, संतुलित बल होगा तो वस्तु गति ही नहीं करेगा। मान लो टेबल पर एक डब्बा रखा हुआ है, इस डब्बा को हम धकेल रहे हैं, सतह कौन सा बल लगा रहा है? सतह लगा रहा है घर्षण बल, कुछ ना कुछ इसका भी मान होगा। अब डब्बा आगे बढ़ जाए उसके लिए हमको उस घर्षण बल से ज्यादा दम लगाना होगा, बल लगाना होगा या कम? तो संतुलित नहीं ना रहा, हम उससे ज्यादा लगा दिए। जब तक संतुलित बल लगाएंगे तब तक तो आगे नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तो असंतुलित बल लगाने पर ही रुका हुआ वस्तु आगे बढ़ेगा। अब अनुप्रयोग में तुमको हम बस वाला बता दिए, बस के ऊपर रखे सामान का बता दिए। किसी पेड़ की टहनी को पकड़ के हिलाते हो तो सूखे पत्ते नीचे गिर जाते हैं। क्यों? सूखे पत्ते का जुड़ाव कमजोर होता है पेड़ के साथ। अचानक जब डाली गति करती है तो डाली के साथ हरे पत्ते जो कस के जुड़े हैं वो तो डाली के साथ आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन सूखे पत्ते जड़त्व के कारण अपनी पुरानी स्थिति में रह जाते हैं और पेड़ की टहनी से अलग हो जाते हैं। एक ग्लास पर कार्डबोर्ड रखो, उसके ऊपर 5 रुपए का सिक्का रखो, तेजी से कार्डबोर्ड खींच लो, 5 रुपए का सिक्का कहाँ जाएगा? क्यों गया? क्यों गया वो सिक्का ग्लास में? जवाब एक लाइन में है, जड़त्व के कारण। कैसे? तो कार्ड को जब हम अचानक खींचे तो कार्ड तो गतिशील हो गया, लेकिन सिक्का जड़त्व के कारण अभी भी विरामावस्था में रह गया, इसलिए वो धीरे से ग्लास में गिर गया। बात समझ में आई? तो किताब में काफी सारा इससे जुड़ा हुआ पूछा गया है तुमसे टर्म सब। बस या रेलगाड़ी में अचानक चलने पर उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर गिर जाता है। कंबल, देखो कंबल पर धूल जमा होता है तो उसको डंडा से पीटते हैं हम सब, या कंबल को झटकते हैं। क्यों? कंबल गतिशील हो गया लेकिन धूल कण विरामावस्था में भी रह गया, इसलिए वो कंबल से अलग हो गया। वही कार्टून में दिखाता है ना, दौड़ते 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 पहाड़ से आगे निकल गया, हवा में अटक गया, फिर नीचे देखता है गड्ढा है, तब याद आता है कि अच्छा गिरना है, गिर गया। तो वैसा ही कुछ कंबल के साथ धूल अलग हो गया, लटक गया हवा में, बाद में उसको समझ में आया कि हमको तो नीचे गिरना है, चला गया। कंबल को अचानक पीटे तो कंबल हो गया गतिशील और धूल कण रह गया विरामावस्था में। किसके कारण? विरामावस्था में किसके कारण? जड़त्व के कारण। तो इस तरह से ये सब अनुप्रयोग है। ये हो गया अब न्यूटन के गति का पहला नियम। कल इन्हीं सब सवालों का जवाब लिखवाएंगे, सब तो नहीं लिखवाएंगे, 1-2 उठाएंगे, उसका जवाब लिखवाएंगे और फिर चलेंगे न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार। चलो आज की कहानी समाप्त।